जय हिंद। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको इंडियन पॉलिटी समझनी है ना, इंडियन पॉलिटी समझने के लिए लक्ष्मीकांत की किताब को ज़रूर पढ़िए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे हुआ एसएससी के लिए, एसएससी में आप पूरे पॉलिटी तो पूछे नहीं जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। इसके लिए क्या करिए, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी किसी भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, वो होगा एसएससी के सिलेबस के, है ना, हिसाब से। फिर आप इस क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, फिर इस वीडियो को ओपन कीजिए और इस वीडियो को देखिए। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए तो पॉलिटी पूरा समझना होगा ना फ्रेंड्स। इसके लिए क्या करिए, बस लक्ष्मीकांत की एक हार्ड कॉपी आपने साथ रखी है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे ना, वहाँ जाके आप हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ पे। और हाईलाइट करने के बाद क्या करना है ना फ्रेंड्स, इस किताब के नोट्स नहीं बनाने हैं ना, क्योंकि ये किताब बहुत ही बल्कि किताब है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटी किताब है। फिर आपको नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम जाएंगे, फिर उसको रिवीजन करना है, एक बार पढ़ने के बाद बार बार उसको रिवीजन करना है। इससे क्या रहेगा आपका, फिर आपको भूलेंगे नहीं, है ना फ्रेंड्स। अब इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ भाई, लक्ष्मीकांत के जो 6th एडिशन, जो कि लेटेस्ट एडिशन, 6th रिवाइज एडिशन है ना, 6th एडिशन वाले किताब अगर आपके पास होगा ना, वो भी चल जाएंगे, बट मेरे पास कौन सा है ना, 6th रिवाइज एडिशन। इस किताब को लेके मैं चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मतलब मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। बस अपने पास एक सिंपल सा हार्ड कॉपी रखना ही रखना है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी समझनी हो, मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जेएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ना दोस्तों, देखिए, इंडिया का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा देश के संविधान पूरी दुनिया के संविधानों से एक अलग और यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे कंट्री से बारो की गई है ना, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्टिंग्विश है ना फ्रेंड्स। अब जब ओरिजिनली 1949 में, यानी 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता है ना, तब से एक अंडरगोइंग सब्सटेंशियल चेंजेस, बहुत सारे चेंज आए हैं। अब बहुत सारे चेंज आने का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था, आप बोलिए 104th अमेंडमेंट। अब 104th अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सीट्स होते हैं ना, कहाँ पे, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, सेंट्रल लेवल पे लोकसभा, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अंदर क्या कर दिया, इस एंग्लो इंडियन सीट्स को ख़त्म किया ना। इस तरह बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, जैसे 7th, 42, 44, 73, 74, 97, 101 अमेंडमेंट्स। 104 अमेंडमेंट अभी जो रिसेंटली हुआ था ना, उसमें क्या कर दिया, इन एंग्लो इंडियन के सीट्स को ख़त्म की गई है ना। क्या हुआ ना फ्रेंड्स, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है। इस 1976 वाले अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? ड्यू टू इम्पोर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चेंज ना इसी अमेंडमेंट के थ्रू करी जाती है ना, वो हम आगे देखेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के, तब हम पढ़ेंगे जो प्रियम्बल में भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, वो हम उस बाद में वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलॉबरेटली डिस्कस करना है। इस 47 अमेंडमेंट को क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस इस अमेंडमेंट के थ्रू करी जाती है ना। अब क्या होता है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आती है, जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। अब इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि भाई, जो आर्टिकल नंबर 368 है ना, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं डालेंगे। दैट मीन्स आर्टिकल 368 किससे रिलेट है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते, ये लिखा है, ये बोला था केशवानंद भारती केस 1973 में। किसी भी आर्टिकल को जब आर्टिकल 368 के हिसाब से क्या होता है, अमेंडमेंट हो जाता है ना, कि भाई बोला बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम अल्टर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बोला था केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। ये हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया, या मैंने कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बाद है भाई मेन टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट भाई फ्रेंड्स, मैं पेन लेता हूँ। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
पहला फीचर है, ये है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करेंगे ना, ये टू टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द रिटन एंड अनदर इज़ द अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोलेंगे कि भाई ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अब कहीं लिखा ही नहीं, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बनाएंगे? इसका मतलब है भाई, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठते हैं और ये जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ होते हैं ना, उसके हिसाब से लॉ बनाते हैं। उसी लॉ को निचोड़ के ना लास्ट पे एक पूरा निचोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसी को कहते हैं ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यूएस और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारा संविधान तो दिया हुआ है, हमारा फाउंडिंग फादर्स ने एक कंप्रीहेंसिव, इलोबरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, है ना। बस आप डिटेल इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन आप चेंज करना होता है ना, वो सरकार करती है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। यहाँ लिखा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिटन एंड अनरिटन। मैंने बोला अमेरिकन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, एंड अनरिटन इज़ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब लिखा है भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई हमारा जो संविधान है ना, ये पूरी दुनिया के लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है ना दोस्तों। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव, इलोबरेट एंड एक डिटेल डॉक्यूमेंट है ना फ्रेंड्स। अब क्या होता है ना, 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट होती है ना, तब होता है एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। मगर क्या होता है ना, टाइम टू टाइम मैंने बोला सब्सटेंशियल चेंज की गई है। 2019 आते आते 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। पहले कितने थे? 22, अब है 25 और 12 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स थे पहले? 8, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है ना, सिंस 1951 से 1951 से बहुत सारे आर्टिकल्स को डिलीट की गई है और बहुत सारे एक पार्ट को भी डिलीट की गई है, जैसे है पार्ट नंबर 7 एंड 95 आर्टिकल्स को ऐड भी करी है। ये नहीं कि ख़त्म करके ऐड नहीं कर रहा है, ऐड भी कर रहा है। 95 आर्टिकल्स को 4 पार्ट्स को और ऐड करी है। ये कौन कौन है? 4th है, 9th भी एंड 14 है, एंड 4 शेड्यूल्स को भी ऐड की गई है। पहले कितने थे? 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। आप इस तरह दुनिया की कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स हैं। अब इतना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्यों है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स, कि भाई इंडिया इतना बड़ा है, दुनिया के 2.4% यानी 2.4% पूरी दुनिया के लैंड एरिया है ना, लैंड एरिया वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना फ्रेंड्स। और वास्टनेस, हमारा कंट्री तो बहुत ही बड़ा कंट्री है भाई, और हमारे कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग। ये है आपका पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था ना, तब इसमें ऐसे भी प्रोविजंस थे मतलब फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया था ना फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से कुछ ऐसे भी प्रोविजंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहे थे। अब फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, ऐसे प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट कर रहे थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाल दिया था। इसीलिए एक हिस्टोरिकल फैक्टर्स मैटर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बल्कियस बनाने में। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बोथ सेंट्रल पे और स्टेट पे, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर यूएस में चले जाएंगे ना, वहाँ स्टेट के लिए अलग और केंद्र के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलग है ना। इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन के संविधान यानी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद पहला 4th फैक्टर क्या हुआ, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कियस्ट है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था ना, जो हम पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बड़े मतलब जीनियस लोग थे ना, लीगल ल्यूमिनरीज थे, जिनको कानून के बारे में बहुत कुछ पता था। दैट इज़ वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथिएस्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खाली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ऐसा भी नहीं है, और बहुत सारे डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दे रखा है ऑलरेडी, है ना। जैसे दुनिया के आज के टाइम पे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे कि अगर ब्रिटेन में चले जाएंगे ना, वहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लॉस है, ऑर्डिनरी लॉ पास होता है, उसके हिसाब से कौन, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ भी लिखा भी है ना कि फर्दर दोज मैटर्स, ये थोड़ा है ना लीगल लैंग्वेज है, आप उसको समझने की कोशिश करें।
फर्दर दोज मैटर्स विच in other modern democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political convention has also been included in the constitutional document itself in India. That means हमारा constitution में ये सारे law already दे रखा है ना फ्रेंड्स. ये हुआ आपका पहला पॉइंट, that is the lengthiest noun constitution in the world, written constitution. सेकेंड जो साइलेंट फीचर है ना फ्रेंड्स, ये है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के अलग अलग कंट्री से बोरोड किया हुआ है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया हुआ है ना, बहुत सारे कंट्रीज से भी. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो मैं हमने पहले बोला कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं ना. डॉक्टर बी अम्बेडकर क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना रेन सेकिंग ऑल द नाउन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना नाउन दुनिया के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के मतलब इसमें डाल दिया है ना. दैट इज बहुत सारे प्रोविजंस को. दैट इज़ वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं रेन सेकिंग ऑल नाउन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. अब क्या है ना फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, सब स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ना वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू. अब आपसे क्वेश्चन सवाल बनते हैं या एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि भाई हमारा स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चरल पार्ट है ना वो कहाँ से है, 1935 के एक्ट से. ये बात आपको याद रखना है. फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है फिलोसफिकल पार्ट है ना. ये आया है अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. इसी तरह हमारा पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन होता है ना, मतलब कैबिनेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे स्टेट पे है ना. इसके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जैसे कि प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें इनमें रिलेशंस, ये सारी चीज़ें आया है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से. दैट इज़ वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. और भी बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारे कंट्री से लाया है, जैसे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर. पहले यूएसएसआर थे ना जब हमारा देश आज़ाद हो रहे थे, अभी तो नव रशिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन, जापान एंड सो ऑन. अब आप बोलेंगे कि भाई कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया है, जो रेजिडरी पावर होता है ना फ्रेंड्स, रेजिडरी पावर्स जो या किसी भी लिस्ट में नहीं है, आइटम्स नहीं है, यूनियन लिस्ट, कंक्यूरियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, जो पावर बचते हैं ना वो सारे किसके पास है पावर्स, वो है सेंटर के पास. इसको कहते हैं रेजिडरी पावर. ये लाया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. पहली बात, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना, फेडरल तो है ही हमारा कंट्री है ना, बट सेंटर के पास ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग पावर है ना. ये भी लाया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल को अपॉइंट करना होगा ना वो सेंट्रल से होता है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ये भी आया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरह से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये आया है. अगर आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बोलेंगे ना, वो आया है कंक्यूरियन लिस्ट, जो यूनियन स्टेट और दोनों इंजॉय करते हैं. फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी आया है. फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ना, व्यापारी करना, ये भी आया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से. ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो ज्वाइंट सेटिंग होता है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी आया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से. अब जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से आया क्या आया है फ्रेंड्स, कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम, कोई बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या किसी भी टाइप की इमरजेंसी होगा ना, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ये होता है इन इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड की जाती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. वो हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से है ना फ्रेंड्स. ये सारे फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड की जाती है. ये आया है जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से. अब यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में देते हैं क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. ये आया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से. आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल, ये सब आया है जो प्रेम्बल के अंदर है ना, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल, ये आया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से. अब बोलेंगे आप फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अब क्या आया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना प्रेसिडेंट, उसको इलेक्ट की जाती है, वो आया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से. आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये आया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ये हुआ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है ना फ्रेंड्स, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर्स
जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को अमेंड करना होगा ना, ये आया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होता है, हम पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ये आया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया है, प्रोसीजर एक्स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अमेरिका के अंदर क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे यहाँ है प्रोसीजर एक्स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वो भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करना है, वहाँ पे हम देखेंगे। दैट इज वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस हुआ है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। जैसे कि फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, आप अगर आईएएस बनने जाएंगे ना, आईएएस जब बनेंगे ना आप, आईएएस के मैटर्स में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ये लिखा है आपके ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब जो थर्ड पॉइंट होता है ना फ्रेंड्स, ये है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है ये आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना फ्रेंड्स, ये क्लासिफाइड करता है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको अगर चेंज करना होगा ना, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, है ना फ्रेंड्स। सॉरी, अब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, आप किसी भी चीज़ को अगर आपको अमेंड करना है ना, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस के अगर होगा तो वो चीज़ अमेंड होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। इसमें स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, उसको कहते हैं रिजिडिटी। अब फ्लेक्सिबल क्या होगा ना फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंपल बट ऑर्डिनरी लॉस पास करना है, उसके थ्रू हो जाता है। दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिडिटी दोनों है ना फ्रेंड्स। फाउंडिंग फादर्स ने दोनों को रखा। जैसे कि ऑर्डिनरी जो लॉस है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ना, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना। वहाँ पे रोज़मर्रा पार्लियामेंट के अंदर मतलब कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाया जाता है ना फ्रेंड्स। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिडिटी है ना फ्लेक्सिबल है, अब सिंथेसिस ऑफ बोथ है, वो आपके किताब में लिखा है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। अब आर्टिकल 368 जो है ना, वो हम आगे की जो वीडियो है ना, वो हम अच्छे से वहाँ देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा लिखा है ना, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि भाई आर्टिकल 368 के अंदर 2 टाइप के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, वो वाला अमेंडमेंट्स जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, है ना फ्रेंड्स। अगर किसी चीज़ को सरकार को अमेंड करना होगा, अब इसमें क्या चाहिए सरकार को, किसी भी सरकार को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। दैट मीन्स 50% और मोर देन 50%, है ना। इसका मतलब हुआ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए मेंबर्स के, और उनके प्रेजेंट होना चाहिए हाउस के अंदर एंड वोटिंग पड़नी चाहिए ना। अब यहाँ लिखा है एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, कि मतलब भाई जो वोटिंग और प्रेजेंट है ना, वो वहाँ पे टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। दैट मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, है ना, किसी भी प्रोविज़न को चेंज करने के लिए। ये हुआ आपका रिजिडिटी, है ना। अब बहुत सारे चीज़ ऐसा भी होता है जिसको स्पेशल मेजॉरिटी को पार्लियामेंट के साथ साथ हाफ ऑफ रेटिफिकेशन चाहिए, होना चाहिए किसके, हाफ ऑफ रेटिफिकेशन होने चाहिए किसके, स्टेट असेंबली के, कि भाई किसी चीज़ को गवर्नमेंट को अमेंड करना होगा। अगर वो अमेंडमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट होना पड़ेगा ना उसमें, तो स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट वहाँ होना पड़ेगा भाई। इसके थ्रू किसी भी चीज़ को अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये आप सेकंड पॉइंट में लिखा है। अब बहुत सारी चीज़ ऐसे भी है जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ सरकार पार्लियामेंट में पास कर देती है ना, वो बट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं है। ये लिखा है आपके ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। अब इस फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस के अंदर क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, 1 मिनट में इसको रब कर देता हूँ। फेडरल सिस्टम ऑफ यूनिटरी बेस के अंदर क्या होता है ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हमारा जो संविधान है ना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, फेडरेशन के अंदर क्या होता है ना, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है, आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखा है। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब हुआ, फेडरेशन के अंदर क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अब फिर जब यूएस का जो बन रहा था ना यूनाइटेड स्टेट्स, तब क्या किया कि बहुत सारे स्टेट्स आए साथ में आके बैठे और
एग्रीमेंट हुआ और बोला कि हम यूएसए बनाने जाएंगे। अब हमारा स्टेट कंट्री तो ऐसा बना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ, फिर संविधान बनाई, है ना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है ना। अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा ना तब होगा जब कोई कंट्री जो है ना एग्रीमेंट बन गया है ना, एग्रीमेंट करके बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में कोई सेसेट नहीं कर सकते ना, कंट्री को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं ना। ये हुआ आपकी किताब में। एंड टू नो स्टेट हैज़ राइट टू सेसेट फ्रॉम फेडरेशन, या नीचे लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ के नीचे, है ना। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है। क्यों फेडरेशन क्यों है? इसके अंदर दो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो है ही, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। रिजिडिटी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई स्पेशल प्रोसीजर चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। फिर बाई कैमरलिज्म है कि भाई अपर हाउस है, लोअर हाउस है। दैट इज वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्या है ना भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब यूनाइटरी क्यों है? फेडरल इसीलिए है क्योंकि हमने ये पढ़ा कि भाई दोनों के लिए दो गवर्नमेंट है, पावर डिवाइड है। अब यूनिटरी क्यों है? देखिए यूनिटरी इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना। पावर तो डिवीजन है ऑब्वियसली है, बट पावर ज़्यादा किसके पास है? सेंटर के पास। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अगर आप यूएस देखेंगे ना, यूनाइटेड स्टेट्स में वो है फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ दोनों है, फेडरल भी है एंड यूनाइटरी भी है। यूनाइटरी क्यों है? अब यूनाइटरी इससे है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ ऐसे भी हो जो मतलब सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट अमेंड कर देते हैं ना। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर है, किसी भी राज्यपाल को अगर अपॉइंट करना होगा ना वो सेंटर से ही होता है। दैट इज़ यूनिटरी बेस है। ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे आप बनने जा रहे हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन, ये इस चीज़ के लिए हम बोलते हैं यूनिटरी बेस, है ना। दैट मीन्स हमारा कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल भी है एंड यूनिटरी भी है। ये आपने अच्छे से समझा होगा। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ये लिखा है कि आर्टिकल 1 के अंदर लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। ये कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है ना फ्रेंड्स कि भाई दो स्टेट्स मिला, तीसरे स्टेट मिला और एग्रीमेंट लिखा कि भाई हम इंडिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड टू नो स्टेट हैज़ राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, कि भाई बाहर हमारे फेडरेशन से कोई बाहर जा नहीं सकते। ये हुआ, ये आपके लिखा है आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए नहीं लिखा हुआ था क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ और कोई स्टेट सेसेट नहीं कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, लिव नहीं हो सकता है। ये हुआ आपके फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बेस। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फेडरल इन फॉर्म, है ना, यूनिटरी इन सेपरेट। फेडरल इन फॉर्म है बट यूनिटी इन सेपरेट फॉर्म से, है ना। फॉर्म इसका फेडरल है ना, बट सेपरेट जो है ना इसका क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म है फेडरल, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेपरेट जो है ना वो यूनिटरी है। क्यों है यूनिटरी? पहले बोला था स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट वो गवर्नर का, सारे स्टेट के राज्यपाल जो है ना वो सेंटर अपॉइंट करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी एंड सो ऑन। फेडरेशन क्यों है? इसलिए है दो गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रेजिडेटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब देखिए आप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है ना वो आते हैं किसके अंदर? यूनिटरी फॉर्म ऑफ यूनिटी के अंदर। अगर आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना वो आता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, है ना फ्रेंड्स। अगर कोई अपील करना हो आपको, वो हाई कोर्ट में है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ना। इसीलिए है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल भी और यूनिटरी भी। अब बहुत क्वासी फेडरल बाय, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल किस कौन कहते हैं? कैसी वेयर। बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं गैरनर ऑस्टिन, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहते हैं एवर जेनिंग्स एंड सो ऑन। ये आप अपनी किताब में पढ़ सकते हो। अब इसके बाद जो 5th पॉइंट आता है ना वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे ना फ्रेंड्स।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या ऑप्ट किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, न कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। क्यों? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस होता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, है ना फ्रेंड्स। अगर पार्लियामेंट में कुछ रूल्स बन रहा है ना, किसी भी बिल के ऊपर साइन करना होगा, जब पार्लियामेंट के बनने के बाद वो कहाँ जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट वहाँ पे एसेंट है ना, प्रेसिडेंट का वहाँ साइन होना चाहिए, तब जाके वो लॉ बनता है ना। इस तरह एक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है। बट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, सेपरेशन करता है बिल्कुल। प्रेसिडेंशियल इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स दो है ना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, इन दो ऑर्गन्स को बिल्कुल अलग है कहाँ पे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हमारे यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है ना। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इसलिए है क्योंकि जो अगर पार्लियामेंट में, मैंने आपको बोला पार्लियामेंट में कुछ बन रहा है ना, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जब साइन करेगी तब जाके वो कानून बनेगा ना। इस तरह एक कोऑपरेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई सेम होता है कहाँ पे, दैट्स वाई हमने ऑप्ट किया है क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं वेस्टमिनिस्टर, इसलिए क्योंकि ये लंदन में है ना, इनका पार्लियामेंट वहाँ पे है वेस्टमिनिस्टर में। दैट्स वाई इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। लोग इलेक्ट करते हैं ना, फिर निकालते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर में ही नहीं, ये स्टेट के अंदर भी है, जैसे कि गवर्नर भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी बनता है वो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर असेंट करेगा, जब जाके वो मतलब कानून बनेगा, है ना। इस तरह ये सेंटर में ही नहीं है, दोनों स्टेट्स में भी और सेंट्रल में भी है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ पे नॉमिनल हेड भी है और रियल हेड भी है। नॉमिनल हेड हुआ प्रेसिडेंट, जिसको टेटुलर हेड भी कहते हैं, एंड रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, जो लोग इलेक्शन के थ्रू लोग इलेक्ट करते हैं। रियल हेड या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब स्टेट के हेड कौन है, जो नॉमिनल हेड होता है ना, वो है प्रेसिडेंट। मेजोरिटी पार्टी रूल है यहाँ पे, जो पार्टी ज़्यादा वोट लेगी वही बनेगा सरकार, है ना। अभी ये है ना एनडीए के बीजेपी, जिनके पास मेजोरिटी पार्टी रूल था और सरकार बनाई। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के ऊपर। कि भाई अगर कोई लेजिस्लेचर प्रस्ताव बना, मतलब कानून बना रहा है ना, वो बना के कहाँ भेजेगी, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एग्जीक्यूटिव फिर, है ना, इस तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंबरशिप, अगर मिनिस्टर लेजिस्लेचर में मेंबरशिप होना चाहिए, मिनिस्टर्स को जो है ना लेजिस्लेचर के अंदर जाने के लिए मेंबरशिप होना चाहिए ना। ये हुआ फोर्थ। फिफ्थ हुआ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी है यहाँ पे भी। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, फिर किसी भी सरकार को गिरा भी सकता है, ये भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, इसके कुछ फीचर्स हैं। अब यहाँ लिखा है, इवन दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ब्रिटिश पैटर्न से काफ़ी मिलता जुलता है। बट देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस। ये जो पॉइंट है ना, ये लीगल लैंग्वेज में थोड़ा टेक्निकल है, आप समझिए कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बेस्ड है किसके ऊपर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बहुत ज़्यादा काफ़ी बेस्ड है किसके ऊपर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बट कुछ चीज़ें ज़रूर अलग हैं, डिफरेंस हैं। वो क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब होगा कि भाई इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। हाँ है भाई, बेशक है, मगर आप अगर देखोगे ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये हुआ 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, है ना। अब इस 3 ऑर्गन्स में क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कोई प्रस्ताव या कानून लेके आ रहा है, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा, जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। इसमें क्या हुआ, कोलिजन सिस्टम को ख़त्म करने की बात कर दी है ना, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब ये इसमें क्या हुआ ना, अब ये यही होता है इस पॉइंट का मतलब कि भाई हमारा जो है ना पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है ब्रिटिश के पार्लियामेंट के। अब ब्रिटिश में क्या होता है ना, ब्रिटेन में कि कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट बनता है वही करता है ना। जो पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में मेंबर्स कानून को लेके आता है वही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। बट हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को किसी चीज़ को वायलेशन कर रहे हैं ना एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट जाके रोकते हैं। दैट इज़ वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन नहीं है। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। इंडिया में क्या होता है ना, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट होता है, और ब्रिटिश हेरिडिटी वहाँ पे तो है ना महाराजा, वही है हेड ऑफ द स्टेट। ये हुआ आपके पॉइंट्स। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को है ना जो दोस्तों, इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्ट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रोल प्राइम मिनिस्टर का है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टरल गवर्नमेंट। ये हुआ आपके 5th पॉइंट। अब 6th पॉइंट इसमें है फ्रेंड्स, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब देखिए इसमें क्या है, द डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों को इंटरमिक्सिंग करके रखा है। अब इसमें क्या है, आप देखिए इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम तो हमने पहले बताया कि लास्ट है किसके ऊपर बेस है, ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर है ना। पर जो जुडिशियल रिव्यू है ना दोस्तों, ये इतना मतलब इतना ब्रॉड नहीं है जितना यूएस के अंदर है। अगर यूएस में कुछ बनता है ना, और सुप्रीम कोर्ट का फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर रोल होता है किसका, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ लिखा भी है, जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन इंडिया इज नॉर्मर देन द व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस, है ना। यूएस में इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे, और इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 के अंदर है। इसीलिए हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फाउंडिंग फादर्स है ना, इन्होंने क्या किया, दोनों को रखा, ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के भी, और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी, दोनों को इंटरमिक्स करके रखा है ना। कि भाई कोई प्रस्ताव है ना, कुछ लेके आ रहा है गवर्नमेंट सरकार है ना, उसके ऊपर जुडिशियल मतलब इतना रिव्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा भी है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट कुछ रूल्स लेके आ रहे हैं, कुछ लॉ किसी कानून को लेके आ रहा है, वो अगर किसी चीज़ के वायलेट होगा ना, किसी चीज़ को लेके फंडामेंटल राइट फॉर एग्जांपल आप ले लें, वायलेशन हो रहे हैं ना, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, अपने जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से। ये हुआ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसके अंदर होता है। अगर फॉर इसी तरह सेम ये हुआ जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, अगर पार्लियामेंट कुछ कानून लेके आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी चीज़ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हो रहा है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकते हैं, अपने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट इज़ द जुडिशियल सुप्रीमेसी। ऑन द अदर हैंड क्या होता है फ्रेंड, पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि मेजर पोर्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो अमेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया ना दोनों, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी है ना, पावर है पार्लियामेंट के पास, एंड जुडिशरी के पास भी पावर है, किसी भी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों डाल दिया हमारे फाउंडिंग फादर्स ने। ये हुआ 6 पॉइंट। 7th पॉइंट क्या होता है ना फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इसमें क्या होता है देखिए, इंडिया का हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये है जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। अब ये कैसा है देखिए, सुप्रीम कोर्ट है ना जो टॉप के कोर्ट है, जैसे हुआ आपके लोअर कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह है ना टॉप के कोर्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको एपेक्स कोर्ट कहते हैं ना। और जुडिशियल सिस्टम हमारे कंट्री के अंदर सबसे टॉप पे कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट। बिलो इसके नीचे कोर्ट हाई कोर्ट्स आते हैं स्टेट के। अब हाई कोर्ट्स के नीचे हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, अंदर लोअर कोर्ट्स आते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर लोअर कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स में है ना, जैसे किसी का डिवोर्स हो गया, ये सारे डिस्कस होता है इस लोअर कोर्ट में।
अब इस लोअर कोर्ट को इंडिपेंडेंट है कि वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये लेके नहीं जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसका डिवोर्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इतना टाइम थोड़ी है कि ये किसी के डिवोर्स को भी इशू है ना। हाँ, मैटर्स अगर कुछ बड़ा होगा तब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये हुआ इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। ये होता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉस अनलाइक द यूएस वेयर। अब यूएस में क्या होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या है ना, अपना एक स्टेट लॉ अगर सेंट्रल लेवल पे बन जाता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट स्टेट लॉ पे बन रहा है ना। अगर टेक्सास में जाएंगे आप साउथ नहीं इंग्लैंड वहाँ के, जैसे कि आप किसी भी स्टेट में चले जाए, आप कैलिफोर्निया चले जाइए, वहाँ की कोई भी स्टेट आप ले लिए, वहाँ के स्टेट के अलग लॉ है, ये है कोर्ट्स, एंड सुप्रीम कोर्ट अलग है। ये क्या करते हैं, अगर सेंट्रल लेवल पे करना है तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट करते हैं। अगर स्टेट में कुछ होगा ना बड़ा, ये स्टेट के वहाँ खुद स्टेट ही करते हैं। बट हमारे यहाँ है ना इंटीग्रेटेड है, अगर कुछ होगा ना वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये है हमारा इंटीग्रेटेड, है ना। बट यूएस में इंटीग्रेटेड नहीं है ना। ये हुआ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कोर्ट है ना हमारे यहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कोर्ट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कौन, सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहते हैं गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं ना कि भाई हमारे कोर्ट्स में से किस कोर्ट को कहते हैं गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज योर आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। Hence the Constitution has made various provision ensure its independence। इसीलिए हमारा कोर्ट जो है ना इंडिपेंडेंट दे रखी है किसी भी कोर्ट्स को, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जज है ना। टेन्योर ऑफ जज है ना, अगर उसको ये करना होगा, इसमें इंडिपेंडेंट है कि भाई फिक्स सर्विस कंडीशंस फॉर द जज, किसी भी जज के सर्विस को लेके, या सुप्रीम कोर्ट में कितना खर्चा आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 करोड़ खर्चा आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप 10 करोड़, अब सरकार बोलेगी कि भाई आप 2 ही करोड़ लो, इसमें वो नहीं चलेगा ना। आप इंडिपेंडेंट है जुडिशरी इसके अंदर। प्रोविजन डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, बैन ऑफ, ये सारे चीज़ें हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर। ये हो आपके 7 पॉइंट। अब हमारा और एक फीचर्स आता है, वो है फंडामेंटल राइट्स। अब 6 फंडामेंटल राइट्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में, वो तो आना ही है ना, आपको भी पता है। फंडामेंटल राइट्स के पूरा एक चैप्टर है ना, वहाँ पे हम अच्छे से डीपली डिस्कस करना है। 6 फंडामेंटल राइट आपकी किताब में लिखा है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इस फंडामेंटल राइट को क्यों लाया कि आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बजाय है ना रखने के लिए, किस चीज़ के लिए लाया फंडामेंटल राइट्स को, कि टायरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉस ऑफ लेजिस्लेचर से बचने के लिए, है ना। अगर कोई टायरेनी होता है एग्जीक्यूटिव में और कोई आर्बिट्रेरी, कोई भी है ना, किसी भी मतलब जो लोग मतलब वो प्रोविज़न जो मतलब किसी के वो फ़ायदे के लिए नहीं है, अगर वो लेके आ रहा है ना लेजिस्लेचर्स आर्बिट्रेरी लॉस, उससे बचने के लिए। अब जो है ना फ्रेंड्स, अब इसमें लिखा है अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है ना, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। अब फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसेबल इन नेचर, कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेशन कर रहा है कोई भी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, कोई भी, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में आप इसको रिट्स के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है। किड्स इसमें 5 रिट्स है ना, वो हम फंडामेंटल राइट्स के क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हाबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी एंड कोवेरेंटो, है ना, कोवेरेंटो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना भाई फंडामेंटल राइट्स तो है ही, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी ज़रूर हैं, है ना। फर्दर दे आर नॉट सप्रेशन एंड कैन बी कटेल और रिपील बाय द पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, कि कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं, है ना, दे आर नॉट सप्रेशन एंड कैन बी कटेल और रिपील, पार्लियामेंट रिपील भी कर सकते हैं ना, इसमें कुछ ऐसे भी हैं। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम हमारा जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सस्पेंड हो जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये हुआ आपके फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे।
उसके बाद है भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये और एक फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी को नेवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखिए, किस को कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेवल फीचर, ये होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड इंटेलेक्चुअल, जो कि हमें नेक्स्ट के क्लास में अच्छे से पढ़ना है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और अब के मतलब पैसे और इकोनॉमी और है ना, इकोनॉमिक और डेमोक्रेसी सोशल आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, इसलिए कि ताकि हमारा कंट्री क्या बने, एक वेलफेयर स्टेट बने, है ना, हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए, ये वेलफेयर स्टेट। अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल्स की तरह ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये नॉन जस्टिसेबल है, कि अगर आपका जस्टिस ये है ना पार्ट 4 वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसका कोई वो प्राविधान नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। येट फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ डिक्लेयर करते थे दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद लिखा है कि दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है ऑफ गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस को खुद पावर दे रखी है कि हमारे कंट्री में ये अप्लाई करे और मेकिंग उसके हिसाब से लॉ बनाए। दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ये फंडामेंटल है, लोगों के लिए वेलफेयर स्टेट इंडिया को बनाना ही बनाना है और उस हिसाब से लॉ बनाया जाता है ना। बट द रियल फोर्स सैंक्शन बिहाइंड दिस पॉलिटिकल दैट इज पब्लिक ओपिनियन, है ना, पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बट क्या हुआ ना दोस्तों, एक केस आए 1980 में, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक केस आई 1980 में, उसमें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बैलेंस होना चाहिए बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में। ये बोला था आपको मिनर्वा मिल केस इन 1980, है ना, देयर इज बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो और एक फीचर्स है इन चीज़ों को, है ना, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैं इसको इसीलिए यहाँ डिस्कस कम कर रहा हूँ क्योंकि वो आगे जाके आपको भी पता है, पूरा एक एक चैप्टर से इस पर है, वहाँ तो आपको अच्छे से समझना है ना एक एक पॉइंट्स को, फिर वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये हुआ लास्ट फीचर हो आज के, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट दिया है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो है ही, है ना, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड। अब जो है ना दोस्तों, इसमें क्या हुआ ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था ना 1949 में, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, इसको ऐड की गई जब हमारे कंट्री के अंदर इमरजेंसी हुई थी 75 to 77। अब वो किस अमेंडमेंट के थ्रू डाली थी फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ को? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेजर चीज़ें हैं ना इसी अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। बट इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डालने के लिए किसने रिकमेंड की? एक कमेटी बिठाई जिसका नाम है स्वरण सिंह कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी ये ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना फ्रेंड्स 2002 में, इसमें और एक फंडामेंटल ऐड की गई। आज के टाइम पे कितने एक्ट्स है वो आप नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब ये पार्ट 4 ए में है, जो हमने बोला था कि भाई और एक पार्ट ऐड की गई है, इसमें पार्ट 4 है। अब पार्ट 4 ए में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटी। ये आर्टिकल कौन से आता है? आर्टिकल 51 ए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? 11 है, जो आपके नीचे भी है। मैंने ऊपर बोला था कि आप फंडामेंटल नीचे कमेंट में बताइए, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लाइक रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही करना है भाई, नेशनल फ्लैग को करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, हमारे कंट्री को के सॉवरेन को, है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को हमें यूनाइट रखना है, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल के अंदर ब्रदरहुड रखना है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर को
प्रिजर्व करके रखना एंड सो ऑन। ये हमारा सारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमारा हक बनता है भाई, ड्यूटीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना, ये हमें करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज द रिमाइंडर टू सिटीजन व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स, है ना, ये दिया है ना लोगों को आप कि भाई सर्व एज द रिमाइंडर, आप लोगों के ऊपर छोड़ा है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ करना है, क्योंकि हम क्या एंजॉय कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट, है ना। दे ऑल्सो बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़ दे ओ टू देयर कंट्री, है ना, हमें अपने कंट्री को लेके कॉन्शियस रहना, और हमारे फंडामेंटल राइट जब हम इंजॉय कर रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें देना ही देना है देयर सोसाइटी टू देयर फेलो सिटीजन्स के ऊपर, है ना। हाउएवर लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द ड्यूटीज़ आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या है, एक नॉन जस्टिसिएबल, है ना। आज हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो होगा वो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा वीडियो होगा, वहाँ पर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब हम करेंगे, मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स लूँगा, जैसे ज्योग्राफी भी कराऊँगा, फिर हिस्ट्री भी कराऊँगा, बहुत सारे चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए। बस बनी रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए अच्छे से, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, माँ बाप के सपने को पूरा करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।